हेलो फ्रेंड्स, दिस इज बी प्रताप सिंह। दोस्तों, यहाँ पे पर्यावरण अध्ययन का जो सीरीज चल रही है एनसीईआरटी बेस है दोस्तों। इसके पहले और भी क्लासें हो गई हैं, लेकिन अगर आपने नहीं देखा है तो वो पहले देख सकते हैं। फिर उसके बाद में ये चीज़ें आपको समझ में भी आएंगी। दोस्तों, नए हैं आप चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ टेट रेडियंट एकेडमी टीचिंग लेवल के सारे सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट कराए जाते हैं। और दोस्तों, जो आज का टॉपिक इस पहला है पेट्रोलियम है, इसके बारे में हम देखते हैं। क्या लिखा हुआ है कि पेट्रोलियम प्राकृतिक रूप से बनता है, पर इसके बनने की गति बहुत ही धीमी होती है और इसके बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। कैसे कैसे बनता है? जमीन से निकलने वाला कच्चा तेल गहरे रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जिसमें गंध होती है। इसे रिफाइन किया जाता है और रिफाइन होने के बाद इसे मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल, वायुयान में प्रयोग होने वाले ऑयल, एलपीजी, मोम, कोल तार और ग्रीस बनता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पेट्रोलियम से क्या क्या बनता है। तो इसका रिफाइन जब किया जाता है तो ये दोस्तों किस क्या क्या चीजें निकलती है इसमें? मिट्टी का तेल होता है, डीजल, पेट्रोल, वायुयान का प्रयोग होने वाला ऑयल, एलपीजी, मोम और कोल तार और ग्रीस भी होती है इसमें। दोस्तों, ध्यान रखो कि जो पेट्रोलियम होता है जमीन के अंदर क्या होता है, जो वनस्पति दब या गल सड़ जाती है काफी समय तक जमीन के नीचे दबी रहने से वहां पे जो होता है क्या बनती है, कच्चा तेल बन जाती है और वो उसकी जमीन के नीचे से निकालने के बाद रिफाइन किया जाता है, तब ये सारी चीजें आपको मिलती हैं। दोस्तों, नेक्स्ट इस तरीके से आप देखेंगे, जैसे कि मान लो कि आपके पास कोई रिफाइनरी है इस टाइप से और यहाँ पे आपका कच्चा तेल है। अब जब इसमें हीट देते हैं तो अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग चीजें बनती हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि आप 20 डिग्री टेम्परेचर जो है 20 डिग्री सेल्सियस पर क्या बनेगी, गैस बनती है, CAS गैस। गैस निकलती है 70 डिग्री टेम्परेचर पर, यहाँ पे दिया गया है। इस तरीके से आप पूरी जो टेबल है इस टेबल को आप नोट कर सकते हैं अच्छे से। और अगर आपसे पूछा जाए किस टेम्परेचर पे क्या बनता है तो वो भी आप याद रख सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं, अगला है एनीमिया। एनीमिया है क्या दोस्तों? एनीमिया हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी के कारण होता है। किसकी कमी के कारण होता है? आयरन की जब कमी हो जाती है बॉडी में, तब एनीमिया रोग हो जाता है। यह शरीर और मानसिक रूप से प्रभावित करता है। इससे बच्चे ठीक से पढ़ते नहीं है और इनका एनर्जी लेवल तो लो हो जाता है और पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता है। किसकी कमी से ये होता है? आयरन की कमी से। जब हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी हो जाती है तब ये एनीमिया रोग होता है, तो ये ध्यान रखना है आपको। अब ये देखा हुआ है कि आयरन जो है इसकी कमी से होने वाले जो रोग क्या क्या है वो यहाँ पे सारे लिखे हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे सारी चीज लिखी हुई हैं, आप इनको, हेयर फॉल है, जिससे बालों का झड़ना भी है, नाखून में नाखून जो चिटक जाते हैं ये होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। और ये सारे प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं किसकी कमी से? एनीमिया की कमी की से। अब देखते हैं दोस्तों मलेरिया के बारे में। मलेरिया बुखार में कपकपी और ठंड लगती है, और रोनाल्ड रोस ने सबसे पहले बताया था कि मलेरिया मच्छर के कारण होता है। ये भारतीय मूल के थे। कौन? रोनाल्ड रोस जो थे, सबसे पहले इन्होंने बताया था। ये भारतीय मूल के थे और इन्होंने ही सबसे पहले बताया था कि मलेरिया जो है मच्छर के काटने से फैलता है। पहले ये माना जाता था कि जो मलेरिया है वो एक कोई हवा चलने की वजह से या कोई पॉल्यूशन होने की वजह से ये रोग फैलता है, या सीजन की बीमारी को माना जाता था। लेकिन इन्होंने ही सबसे पहले बताया कि मलेरिया जो है वो क्या है, वो मच्छर के काटने से फैलता है। मलेरिया जो होता है मादा मच्छर एनोफिलीज से फैलता है। किससे फैलता है? मादा मच्छर के काटने से फैलता है और उसका नाम क्या है? एनोफिलीज। दोस्तों, मलेरिया को दूर करने की दवाई सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। कौन सी? सिनकोना जो होती है वो किससे बनती है? पेड़ की छाल से बनाई जाती है।
यहाँ पे लोहे के बारे में दिया गया है, मीन्स हम बोल सकते हैं आयरन। आयरन जो होता है दोस्तों किस किस में पाया जाता है? गुड़ है, आंवला है, हरी पत्तेदार सब्जी, हरी पत्तेदार सब्जी में जैसे पालक है ना, इन सारी चीजों में आपका आयरन मिलता है। यहाँ पे मैंने ये दो चार्ट लगाया हुआ है, तो आपको दिख रहे होंगे कि पोटैटोज हैं, ओट्स हैं, है ना, ये सारी चीजों में आपको क्या मिलता है? आयरन भरपूर मात्रा में मिलता है। अगर आपको आयरन की कमी होती है तो पालक है, जैसे कि ये सारी जो चीजें दी गई हैं, दाल वगैरह जो दी गई हैं उनमें आयरन की, मटर है, इन सारी चीजों में भरपूर मात्रा में आयरन मिलता है। आगे देखेंगे, जीभ पर 4 तरह की 900 ग्रंथियां होती हैं। जो जीभ है 4 तरह की और 900 ग्रंथियां होती हैं। चबाकर खाने से लार से टाइलिन निकलकर स्टार्च का और मल्टोज शुगर में बदल देता है। स्टार्च का मल्टोज जो होता है वो शुगर में कन्वर्ट कर देता है, जिससे भोजन जो होता है मीठा लगता है। तो ध्यान रखना है कि चबाकर खाने से जो लार है, लार से क्या निकलता है? टाइलिन निकलकर स्टार्च का मल्टोज शुगर में बदल देता है, ये ध्यान रखना है। पकने के तरीके जो होते हैं अलग अलग होते हैं, भुनकर, उबालकर, तलकर, सेंककर। दोस्तों एक क्वेश्चन आया था कि खाना पकाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? तो आप ये 4 ऑप्शन है दिए थे, भुनकर, उबालकर, तलकर और सेंककर। इसमें कौन सा आंसर होगा वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे पेट का टेम्परेचर जो होता है 30 डिग्री सेल्सियस होता है, और पेट में पाए जाने वाला जो रस अम्लीय होता है, कैसा होता है? अम्लीय, और ये भोजन को पचाने में सहायक होता है। अम्लीय जो रस होता है वो भोजन को डाइजेशन करने या उसको पचाने के बहुत ही सहायक होता है। अचार रखने के लिए कांच के जार को और बोतल को अच्छे से सुखाया जाता है ताकि नमी ना रह जाए, नहीं तो अचार खराब हो जाता है। अगर नमी रहेगी तो अचार खराब हो जाता है। और घरों में तो अचार जब निकालते हैं तो हाथ से नहीं निकालते हैं, या हाथ अगर आपके भीगे हैं तो उनको पोंछकर या किसी और चीज से निकालते हैं। जब दस्त लगते हैं तो उल्टियां होती हैं तो हमारे शरीर में बहुत सारा पानी बाहर निकल जाता है, यह शरीर के लिए हानिकारक हो जाता है। इसलिए जब तक उल्टी दस्त हो तब तक थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना चाहिए। पानी में शक्कर और नमक भी मिला लेना चाहिए। बहुत छोटे बच्चों को माँ का दूध पिलाते रहना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट हम देखेंगे ब्रेन लिपि के बारे में। दोस्तों देखेंगे क्वेश्चन जब कभी एक आ जाता है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि एक मोटे कागज पर एक नुकीली चीज से 6 बिंदु होती हैं। ये देखो, जैसे चीज ए लिखा हुआ है तो ए 6 पॉइंटों से बना हुआ है। अब ये पॉइंट जो है, अब इसमें जो ब्रेन लिपि होते हैं अंधे लोगों के लिए होता है, तो वो उंगलियों से महसूस, उन बिंदुओं से महसूस कर लेते हैं कि ये कौन सा वर्ड बना हुआ है, तो सहारे इसे स्पर्श करते हैं और पढ़ा जाता है। यह ब्रेन लिपि कहलाती है। लुइस ब्रेल फ्रांस के थे। कहाँ के थे? फ्रांस के। जो ये पिक्चर में लगाया है वो लुइस ब्रेल फ्रांस के थे। 3 साल की उम्र में अपने पिता के औजारों से खेलते हुए इनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। पढ़ाई में बहुत रुचि थी तो वह यह पढ़ने और लिखने के विभिन्न तरीके सोचने लगे, और फिर एक निकाला जो बाद में लुइस स्क्रिप्ट के नाम से जाना जाता है। यह स्क्रिप्ट 6 बिंदुओं पर है। ये 6 पॉइंट है, टोटल 6 पॉइंट होते हैं, लेकिन इस हर एक में कुछ पॉइंट, जैसे ए में 1 पॉइंट उभरा हुआ है, बी में 2 पॉइंट साइड के हैं, और सी में ऊपर के 2 पॉइंट उभरे हुए हैं, डी इस टाइप से बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि जो पॉइंट हैं उन पॉइंटों से महसूस करके उंगलियों उसके ऊपर हाथ फेर कर पता कर लेते थे कि क्या लिखा हुआ है। यह कंप्यूटर के प्रयोग से भी लिखी जाती है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे नेशनल पार्क के बारे में दिया गया है। जिम कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, और यहाँ हाथी और चीता पाए जाते हैं। दोस्तों ध्यान रखना है कि मैं यहाँ पे नेशनल पार्क वही लेके आया हूँ जो अक्सर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं या इम्पोर्टेंट हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क असम में है। यह एक सींग वाले गैंडे के लिए मशहूर है। काजीरंगा
कहाँ है? असम में। किसके लिए फेमस है ये? एक सींग वाला गैंडा। और यहाँ हाथी और चीता भी पाए जाते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात के जूनागढ़ में है। यहाँ चीता और बब्बर शेर पाए जाते हैं। गिरी कहाँ पर है? गुजरात में के जूनागढ़ में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में। काजीरंगा असम में है। वांदीपुर राष्ट्रीय पार्क कर्नाटक में है। यहाँ पर हाथी और चीता पाए जाते हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है। दोस्तों ये ध्यान रखना है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। और भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हिमीस जम्मू कश्मीर में है। और सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क साउथ बटन निकोबार में है। और नेक्स्ट दिया है विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केवल लामजाओ मणिपुर में है। कौन सा? विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केवल लामजाओ कहाँ पर है? मणिपुर में। देश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में है। और देश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कहाँ पर है? नागार्जुन आंध्र प्रदेश में। दोस्तों इनको 4-5 बार रिपीट करेंगे आपको खुद ही याद हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कोंकणी गोवा की भाषा है। कोंकणी जो है एक लैंग्वेज है, कहाँ की है? गोवा की। पैर की हड्डी टूटने पर 6 सप्ताह का प्लास्टर चढ़ाया जाता है। सबसे ज्यादा चावल उड़ीसा के कालाहंडी जिले में उगाया जाता है। और डेरा गाजी खान पाकिस्तान में है। सोहना गांव हरियाणा में है। सोहना से दिल्ली जाते हुए गुड़गांव रास्ते में पड़ता है। गिजुभाई वधेका गुजरात में रहते हैं। और ये किस लिए फेमस है? क्योंकि इनकी मजेदार जो कहानियां और पत्र लिखते हैं, इसलिए बहुत ही फेमस है। दोस्तों नेक्स्ट है ट्रॉली। ट्रॉली क्या होती है? दोस्तों आप देख रहे होंगे कि ये नदी है नीचे और नदी के ऊपर ये रस्सी है और इस रस्सी पे ये ट्रॉली जिसमें 3-4 बच्चे बैठ के एक जगह से दूसरी साइड जाते हैं। यहाँ लकड़ी से बना एक झूला होता है। यह लोहे की रस्सी पर टंगी होती है जो पुली की मदद से रस्सी पर सरकता है या रस्सी पे सरकती है। पुली होती है इसमें और उसकी मदद से ये दूसरी साइड सरकती रहती है या सरकाते हैं, तब वो वहां पे पहुंच जाते हैं बच्चे। 4-5 बच्चे एक साथ इसमें बैठ सकते हैं। नेक्स्ट है ऊंट गाड़ी। ये तो आपको मालूम है ऊंट गाड़ी कहाँ मिलती है? रेगिस्तान या राजस्थान बोल सकते हैं। समुद्र तट। दोस्तों ये ध्यान रखना है कि भारत के पश्चिमी समुद्र तट अरब सागर के रूप में जाना जाता है, जिसके किनारे महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, केरल और गोवा राज्य स्थित होते हैं। दोस्तों एक उससे मैप से भी क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, या तो किसी राज्य के बगल का राज्य पूछ लेंगे या एक राज्य से दूसरे राज्य को पहुंचने के बीच में कितने राज्य मिलते हैं और कौन कौन से स्टेट हैं वो पूछ लेते हैं। तो आप नक्शे को, इंडियन जो मैप है उसको अच्छे से समझें और उसको देखें, तब आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। भारत का जो पूर्वी तट है जिसमें बंगाल की खाड़ी के रूप में जाना जाता है, जिसके किनारे पश्चिमी बंगाल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु और उड़ीसा राज्य स्थित हैं। ये पश्चिमी समुद्र तट है, ये पूर्वी समुद्र तट है। पश्चिमी समुद्र तट में कौन कौन से राज्य मिलते हैं? महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, केरल और गोवा। और जबकि पूर्वी तट में पश्चिमी बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा राज्य स्थित है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। मेन इम्पोर्टेंट, ये जरूर पूछा जाता है दोस्तों कि पर्यावरण जो अध्ययन है एनसीईआरटी किताब के महत्वपूर्ण पॉइंट। एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा 3 से 5 तक के पर्यावरण अध्ययन को 6 थीमों में विभाजित किया गया है, जो इस प्रकार है। कितनी थीम है? 6 थीम दी गई हैं। और वो कौन कौन सी हैं? परिवार एवं मित्र, भोजन, पानी, आवास, यात्रा और हम चीजें कैसे बनाते हैं। तो ये ध्यान देना दोस्तों, इसमें कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। तो आपको ये 6 थीम ध्यान रखना है बस। इसकी उप थीम भी है, लेकिन आपको सिर्फ मेन पॉइंट आपको ये याद रखना है कि 6 थीम कौन सी हैं। क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से 3 से 5 तक के पर्यावरण अध्ययन की निम्न में से कौन सी थीम नहीं है। तो आप बता सकते हैं 3 दी जाएंगी और 1 नहीं होगी। तो आप इन 6 को याद कर लो, क्वेश्चन कैसे भी आएगा आप लगा लेंगे। कौन सा?
परिवार एवं मित्र, भोजन, पानी, आवास, यात्रा और हम चीजों को कैसे देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपकी ये आपका खत्म हो गया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दें। अगर कुछ और सब्जेक्ट या और दूसरे सिलेबस के बारे में कुछ जानना चाहते हैं या चाहते हैं आप, तो उसके बारे में कमेंट्स जरूर लिखें। अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दें दोस्तों, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और इस क्लास का आनंद उठा सकें। अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।